हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में इरिगेशन एंड अदर क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो क्रॉप को हमें प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट हमें कब करना होता है, किससे करना होता है, इस पे बात करते हैं। तो जब हम लोग क्रॉप, पहली बात तो सीड आएगा, जो हम सीड को सो करेंगे उस समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीड सो करने के बाद उस जब वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, प्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा, उस समय प्रॉब्लम आता है क्या। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो होता है आपका वीड्स के रूप में। ये आपका प्रोडक्शन के टाइम पर है, ठीक है। जो प्रोडक्शन जब हो रहा है, जब वो क्रॉप ग्रो कर रहा है, उस टाइम पर जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो है आपके वीड्स, और दूसरे हैं पेस्ट्स, ठीक है। वीड्स जो है वो सारा आपका अनवांटेड प्लांट, जितना भी आपका अनवांटेड प्लांट्स है वो सारा आपका वीड्स में आ जाएगा। जिसको आपने सो नहीं किया है वो सारा प्लांट वीड्स है। तो जो आपको नहीं चाहिए तो वो तो वीड है, लेकिन वीड क्यों है, उसको अनवांटेड प्लांट के रहने से हमें प्रॉब्लम क्या है। तो वीड्स आपका स्पेस लेता है। स्पेस लेने से क्या प्रॉब्लम होगा, स्पेस लेने से प्रॉब्लम होगा कि प्लांट को प्रॉपर ग्रो करने नहीं देगा। जैसे मान लो रूट्स है, तो रूट्स तो सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा है ना। अब हो सकता है कि जो वीड है, वीड आपका रूट के एरिया में आ रहा है। मतलब ये जैसे देखो, ये आपका क्रॉप है, ठीक है, ये आपका क्रॉप है और इसका जो रूट है ये इस तरह से ग्रो करता, बट यही आपका वीड लग गया। तो वीड जब लग गया तो ये भी तो आपका इसी एरिया में ग्रो करेगा ना अपना रूट्स को। तो आपके प्लांट को ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा कहीं ना कहीं, इसका ग्रोथ लिमिटेड करेगा, पहला चीज ये। दूसरा चीज, ये दोनों ही एक ही सॉइल में है दोनों एक ही सॉइल में है। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हमारा तो लिमिटेड होता है। अब ये भी, इसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना बढ़ने के लिए, थोड़ा सही ज्यादा सही जैसे भी ले रहा है न्यूट्रिएंट्स, तो ये भी ले रहा है। अब ये न्यूट्रिएंट्स लेगा तो फिर इसके लिए कंपटीशन हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स लेना। वाटर में भी सेम प्रॉब्लम है। फिर अगर मान लो ये फटाफट ग्रो कर गया, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया आपका क्रॉप प्लांट से, तो ये शेड दे देगा, जिसके कारण लाइट के लिए भी कंपटीशन हो जाएगा। तो जो आपका वीड होता है ये आपका न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट, ये तीनों के लिए कम्पीट कर देता है, और जिसके कारण आपके प्लांट, जो क्रॉप प्लांट है, उसका ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है और उसके कारण आपको हार्वेस्ट प्रॉपर नहीं मिलता है। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अनवांटेड प्लांट्स यानी वीड्स को आप एलिमिनेट करो। तो एलिमिनेट आप कैसे करोगे, तो उसके लिए सबसे पहला मेथड है, आप यूज कर लो हर्बिसाइड या फिर वीडीसाइड, ठीक है। वीडीसाइड, हर्बिसाइड, ये दोनों ही जो आपके अनवांटेड प्लांट्स है उनके लिए केमिकल्स है। वो ये केमिकल्स से उन प्लांट्स को धीरे धीरे हटा देते हैं। उसके अलावा आप दूसरा चीज, आप इसको मैनुअली भी हटा सकते हैं, मैनुअल रिमूवल इसको बोल सकते हैं। आपने क्या किया, हाथ से ऐसे कबाड़ा कबाड़ करके फेंक दिया, दैट इज मैनुअल रिमूवल, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर मतलब जैसे एक साइड में आपने क्रॉप वीट लगाया है, तो दूसरे साइड में अगर आप सोयाबीन लगाए या फिर ऐसे मस्टर्ड लगाओ, तो फिर वैसे केसेस में क्या होगा कि आपका स्पेस नहीं बचेगा बीज से ग्रो करने के लिए, यानी कि इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये दोनों ही तरीके हैं आपके वीट के ग्रोथ को लिमिट करने के लिए, ठीक है। ये दोनों ही आपकी हेल्प करते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा और भी क्या कर सकते हो, तो आप प्रॉपर फ्लो कर सकते हो, फ्लोइंग हो गया, टाइलिंग, इसको ये सब आता है आपका सीड बेड प्रिपरेशन के अंदर। सीड बेड प्रिपरेशन बोलने का मतलब क्या, कि जब आप क्रॉप को ग्रो, जिस समय आपने सो किया है बीज को, क्रॉप को, उस समय आप मतलब उसको सो करने से पहले आप उसको पूरा को आप उलट पुलट करके रखो, तो जो बीज पहले से होगा या फिर जो होने वाला होगा वो भी आपका बाहर
बाहर निकल आएगा, तो उस केस में वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, उससे ग्रोथ में डिस्टर्बेंस होगा। तो अगर आप प्रॉपर सीड बेड प्रिपेयर कर रहे हो, क्यारी बना रहे हो, उसको मिट्टी को ऊपर नीचे करके फ्लो करके वीपर नीचे कर रहे हो, तो इन दैट केस आपका वीड्स का उगने का चांसेस कम हो जाता है, और इसलिए आप इस तरीके को यूज कर सकते हो फॉर वीड रिमूवल। ठीक है, इसमें से जो आपका जो ये सारा ही आपका नेचुरल तरीका हो गया, ये वाला बस एक आपका केमिकल तरीका हो गया, और ये केमिकल बाद में हमें नुकसान भी करता है। कैसे करता है ये हम लोग थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पेस्ट का। तो पेस्ट कौन कौन से होते हैं? जो कोई भी आपके प्लांट को डिस्ट्रॉय करने का, डैमेज करने का कैपेबिलिटी रखता है, वो सारा पेस्ट में आता है। अब पेस्ट जो होते हैं इन द 3 मेन एरिया ऑफ अटैक होता है। सबसे पहला होता है स्टेम, रूट, ये होते हैं। दूसरे होते हैं सेल सैक, सेल सैक को खींचने वाले, और तीसरे होते हैं बोरर्स। कौन से? सीड, रूट, स्टेम, बोरर्स। ठीक है, ये स्टेम, रूट और लीफ ही होते कटर्स हैं, मतलब काटने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिकली 3 टाइप के पेस्ट है। पहले कौन से? जो स्टेम, रूट और लीफ को काट देते हैं, कटर्स है ये, मतलब काट देते हैं। काट के क्या करेंगे? जैसे कि कोई लीफ को खा रहा है, तो धीरे धीरे आपका लीफ को मतलब कोई भी पेस्ट आपका अगर लीफ को खा रहा है, तो आपका प्लांट का प्रोड्यूस को कम कर रहा है, और इसी कारण आपका प्लांट का प्रोड्यूस कम हो जाएगा, तो आपका प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर ये तो आपका लीफ था, तो लीफ में तो कम डैमेज होता है। वही चीज़ अगर रूट में होगा, तो रूट में तो वाटर मिनरल्स का फ्लो रुक जाएगा, काफ़ी हद तक प्लांट को प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम आपका स्टेम में भी, स्टेम अगर खा गया तो धीरे धीरे प्लांट सूख जाएगा। तो स्टेम और रूट जो है ये आपका मेन एरिया ऑफ डैमेज है, और इसके कारण बहुत मतलब डैमेज हो सकता है आपके प्लांट को। वही दूसरे जो होते हैं ये सेल सैक को सक करने वाले होते हैं। ठीक है, सेल सैक सकर्स। ये क्या करते हैं? ये सेल सैक, जहाँ भी सेल सैक मिले, सेल सैक किसको बोलते हैं? वो जो वाटर मिनरल्स को मिला करके जो ऊपर चलता है ना, उसको सेल सैक कहते हैं। सिर्फ वही नहीं, अगर कुछ हद तक उसमें शुगर्स भी होते हैं, सेल में बेसिकली होते हैं ये सारे, मतलब सेल में जो आपका वाटर मिनरल्स जो आपका मिल रहा है, उसके साथ आपका कुछ हद तक प्रोटीन्स और कुछ हद तक आपका कार्बोहाइड्रेट्स आपका खुला हुआ रहता है, और वो सब करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म सेल सैक करते हैं, ये बेसिकली करते क्या है कि सिर्फ सेल का उन्होंने सक कर लिया, तो सेल में तो कुछ लेना नहीं, बचा नहीं, उसमें उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा सेल धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, और इसके कारण क्या होता है? आपका प्लांट में पानी का कमी हो जाता है, मिनरल्स का कमी हो जाता है, फूड का कमी हो जाता है, और इसके कारण प्लांट आपका अंदर से सूख जाता है, खोखला हो जाता है। तो इस तरह से काफी हद तक डैमेज हो जाता है आपके प्लांट्स को। तीसरे होते हैं सीड, फ्रूट और स्टेम बोरर्स। ये आपके डायरेक्ट हार्वेस्ट को अटैक करते हैं। सीड जो है ये भी आपका हार्वेस्ट में आता है कई हद तक, कुछ हद तक फ्रूट्स भी हैं, और स्टेम भी है। ये क्या करते हैं? उसके अंदर घुस जाते हैं, उसके अंदर घुस करके धीरे धीरे खाना लेते रहते हैं। तो स्टेम तो चलो ठीक है, आपका प्रोडक्शन के टाइम पर आपको डैमेज कर रहा है। ये सीड और फ्रूट आपको डायरेक्ट हार्वेस्ट में जाकर के आपके हार्वेस्ट को पोल्यूट कर रहे हैं, आपको प्रॉपर हार्वेस्ट लेने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो सीड्स, फ्रूट, स्टेम, बोरर्स है, ये आपके इस तरह से अफेक्ट करते हैं आपके क्रॉप प्लांट को। अब कौन कौन, ये तो ठीक है, इस तरह से ये लोग एक्शन करते हैं, ये इनका एक ऑफ एक्शन है, ये ऐसे एक्शन करते हैं। कौन कौन है जो ये एक्शन करते हैं? तो पेस्ट में भी आपका 3 टाइप के पेस्ट होते हैं। पहला है बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है, दूसरे हैं कुछ इंसेक्ट्स, और तीसरे हैं फंगस। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 है, इसके अलावा और भी होते हैं, जिससे कुछ वॉर्म होते हैं जो कि हार्म करते हैं प्लांट प्रोड्यूसर्स को। बट बेसिकली आपके ये 3 टाइप के जो पेस्ट है, ये ज़्यादा कॉमन है, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स एंड फंगस।
सो ये तीन है जो बेसिकली आपके जो आपका पेस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो अब इनको रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? तो इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, ये सब आप यूज कर सकते हो। इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, ये सब आप यूज कर सकते हो टू एलिमिनेट पेस्ट। इसके अलावा एक जनरल भी आता है पेस्टिसाइड, ठीक है, मतलब ये दोनों तो पेस्टिसाइड है ही। इसके अलावा आप और एक चीज कर सकते हो जो हमने फ्लोइंग का बात किया था उस समय भी रिमूवल में, ठीक है। सो इसमें भी आपका फ्लोइंग और टाइलिंग जो है, यानी कि आप जो खोद करके उसको प्रॉपर सीडबेड बनाते हो उसमें आपका काफी हद तक फ्लोइंग करने से इंसेक्ट्स या पेस्ट जो है पहले से उस सॉइल में वो उनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कारण वो उनका नंबर कम हो जाता है और इसके कारण काफी हद तक पेस्ट भी कंट्रोल में रहते हैं। सो फ्लोइंग एंड टाइलिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर क्रॉप ग्रोथ, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर एक चीज देखो कि इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड ये तीनों ही केमिकल्स हैं और यहाँ पर जो वीडीसाइड हमने कहा मेंशन किया था, वीडीसाइड, हर्बिसाइड, वो भी केमिकल्स हैं। तो केमिकल्स अगर हम इतना सारा केमिकल्स अगर हम प्लांट में यूज करेंगे तो क्या इसका साइड इफेक्ट हमें मिलेगा? तो ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलेगा क्योंकि एक्सेसिव यूज से ये यूज करना ही हमारे मतलब प्लांट प्रोड्यूसर्स को पोल्यूट करना है, काफी हद तक पोल्यूट हो जाता है सिर्फ हल्का सा यूज करने से ही, और ये काफी हद तक फूड चेन में भी रह जाता है और जो टॉप कंज्यूमर्स होंगे उनकी बॉडी में काफी हद तक रह जाएगा और उनको लॉन्ग टर्म में डैमेज भी करेगा। सो इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि ये सारे जितने भी केमिकल्स हैं वो केमिकल्स कम से कम यूज करें और नेचुरल तरीके से जितना हो सके हम इंसेक्टिसाइड मतलब पेस्ट अवॉइड करें और वीड्स को भी अवॉइड करें, ठीक है। अब आप देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स रह गया है इनमें। तो जैसे वीड्स का है, वीड्स में आप कह सकते हो ज़ैंथियम एक एग्जांपल है, ठीक है, पार्थेनियम है, इसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं गाजर घास के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं कैरेट ग्रास, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके वीड्स के हैं। उसी तरह से आपके पेस्ट में ऐसे तो आप इन तीनों को ही एग्जांपल में कंसीडर कर सकते हो, बट फिर भी आप कह सकते हो फीड्स कुछ हैं जो कि हार्म करते हैं, ठीक है, कुछ वॉर्म्स हार्म करते हैं, पर्टिकुलरली ग्रास होपर हो गया। सो ये सब कुछ पेस्ट हैं जो कि आप कॉमन है, बहुत सारे प्लांट्स को ये सब डैमेज करते हैं, ठीक है। ये तो बात रहा हमारा प्रोड्यूस होते समय, जब प्रोडक्शन चल रहा है, जब प्लांट हो रहा है उस वक्त ये सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं जो आपको जिनसे आपको अपने क्रॉप का प्रोटेक्शन करना चाहिए। अब मान लो आपने आपका प्रोडक्शन हो गया, हार्वेस्ट आपको मिल गया, अब इस हार्वेस्ट में भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आपका हार्वेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने का उतना ही जरूरत है। तो हार्वेस्ट में क्या क्या प्रोडक्शन चाहिए होता है उस पर बात करते हैं, ओके। सो हार्वेस्ट जो आपको मिला तो आप स्टोर करोगे, कहाँ स्टोर करोगे? तो स्टोर करने की जगह को हम लोग ऐसे कहते हैं वेयर हाउस या वेयर हाउसेस, ठीक है, यहाँ पर स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स आते हैं, पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक क्या कौन कौन से हैं? आपके इंसेक्ट्स जो हो गया वही सेम इंसेक्ट्स, फंगी, बैक्टीरिया, बस सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ रोडेंट्स भी हैं, ठीक है, रोडेंट्स भी हैं जो आपके प्रोड्यूस को खा जाते हैं। सो ये आपके हैं बायोटिक फैक्टर्स। और एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाता है आपका प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है। सो ये कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हैं और ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिला करके काफी कुछ होता है, जैसे कि जो सीड बोरर्स है वो सीड बोरर्स आपके सीड में घुस करके बैठ जाएंगे, आपका सीड को खाली कर देंगे,
आपका तो प्रोड्यूस कुछ बचा नहीं, आपको बिकने में प्रॉब्लम होगा, मार्केटेबिलिटी कम हो जाएगा। इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर्स आपका डिस्कस कर सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं। सो ये सब जो रीजंस है, इसके कारण आपका क्रॉप का मार्केटेबिलिटी घट जाएगा और इसके कारण आपका प्रोड्यूस अच्छा होते हुए भी पर आपको आउटकम नहीं मिल पाएगा, आपको उस प्रोड्यूस का कोई गेन, आप उसको इससे कोई गेन नहीं हो पाएगा। सो इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, एबायोटिक फैक्टर्स को रेगुलेट करने का भी, बायोटिक फैक्टर्स को करने का भी। सो इनको ट्रीट करने का आपके पास दो तरीका है। पहला तो आपको जो है स्ट्रिक्ट क्लीनिंग करना चाहिए, किसका, वेयर हाउसेस का हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग। और इसके अलावा आपको करना चाहिए फ्यूमिगेशन। ठीक है, जगह जगह पर आपको मतलब इंसेक्ट्स, फंगस, बैक्टीरिया, ये सबसे केमिकल से ट्रीट करके आपको फ्यूमिगेशन करके, मतलब उसमें केमिकल छिड़क करके आपको कुछ हद कम करना चाहिए इसको। तो फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स, इससे आपका काफी हद तक पेस्ट कंट्रोल में आता है। ठीक है, सो ये आपका स्ट्रिक्ट क्लीनिंग और फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स, इससे आपका बायोटिक फैक्टर्स काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। अब बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स का। सो एबायोटिक फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए आपको 2-3 चीज करना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि इसको प्रॉपर आपको पहले जो भी आपका प्रोड्यूस है उसको प्रॉपर धो करके रखना चाहिए। तो पहले उसको क्लीन करो, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस है उसको प्रॉपर से अच्छे से धोना और उसके बाद उसको ड्राइंग। ठीक है, देन प्रॉपर ड्राइंग। अब ये जो आप ड्राई कर रहे हो, ये से आपका पहले धूप में भी होना चाहिए, सनलाइट में, एंड देन इन शेड, और उसके बाद आपको सूखा छांव में भी सुखाना चाहिए। इससे क्या होता है, तो आपका सनलाइट में गर्मी से मर जाएगा और शेड में आपका ठंड से जो मतलब जो बैक्टीरिया आपका ठंड में, जिनको ठंड से प्रॉब्लम होता है, वो ठंड से मर जाएगा। सो प्रॉपर ड्राई अगर आप कर लेते हो सनलाइट और शेड इसमें, तो आपका एबायोटिक फैक्टर्स भी काफी हद तक घट जाता है। इसके ये थोड़ा हो गया आपका, ये सारा है आपका नेचुरल तरीका। ये भी सिर्फ ये आपका है केमिकल यूज करके। तो इसमें रोडेंट्स को छोड़ करके अगर हम बाकी चीज़ों का बात करें, तो आप एक जो जनरली यूज होता है, तो कुछ बायोटिक कुछ कंपोनेंट्स यूज किया जाता है, कुछ लाइक लीव्स ऑफ नीम। ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, ठीक है, नीम लीफ, ये काफी मतलब एबायोटिक फैक्टर्स को सपोर्ट नहीं, काफी बायोटिक फैक्टर्स को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए कुछ इंसेक्ट्स नीम का लीफ को नहीं खा सकते हैं। तो उसके कारण, उसका स्मेल के कारण, नीम का लीफ का जो स्मेल होता है उसके कारण आपका प्रोड्यूस काफी हद तक बच जाता है। सो ये तरीका आपका सेफ कीपिंग ऑफ प्रोड्यूस का, जिससे आपका जो क्रॉप है वो ज्यादा देर तक चल सके और उसको प्रॉपर मार्केटेबिलिटी मिल सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इसके साथ हमारा क्रॉप का टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।